CUET के लिए हम लोग आज मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स पे बात करेंगे। ठीक है, वहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या आपकी थ्योरी आपको याद रखनी है, क्या फार्मूले बनेंगे उसको याद रखने हैं, किससे आपके क्वेश्चन बनते हैं, वो सब हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो आप स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसमें आपका आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स के आर्डर को हम लोग m/n से डिनोट करते हैं। तो आप देखो हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n का है और फॉर विच m = n। कहने का मतलब m नंबर ऑफ रो है, n नंबर ऑफ कॉलम है। तो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है तो आपका जो मैट्रिक्स हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, इसके कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसमें क्या आपको ये बातें याद रखनी है, आपको बातें याद रखनी है कि इसे आप n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, साथ में इसके अंदर जो एलिमेंट A11, A22, A33 इस टाइप के जो एलिमेंट होंगे उसे आप डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे। ओके, और साथ में ये डायगोनल एलिमेंट्स जिस लाइन में लाइज करेंगे, देखो, एंड द लाइन एलॉन्ग विच दे लाई इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। कहने का मतलब ध्यान दो, जिसे ये देखो ये आपका मैट्रिक्स है, 3x3 का मैट्रिक्स है और इसमें ये जो एलिमेंट है A11 के पोजीशन पर है, ये एलिमेंट A22 के पोजीशन पर है और ये एलिमेंट A33 के पोजीशन पर है। ठीक है, 153 को आप कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे। तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं आपके, 1 है, 5 है, 3, ये आपके आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक, इन्हें आप डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। और जिस लाइन में ये लाइज करते हैं तो वो लाइन देखो आपका ये है। ठीक है, इस लाइन को आप कहेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। ओके, अब जो एलिमेंट आपके बच जाते हैं, यानी कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर जो एलिमेंट हैं उन्हें आप ऑफ डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, जैसे देखो आपका एलिमेंट 2, 3, 4, 9, 6 और ये है 5, ये एलिमेंट्स जो हैं आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं या ऑफ डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अब आगे इम्पॉर्टेंट बात जो है नोट रखने वाली, इसको सुनो कि ए स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ए प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स। ठीक है, कंडीशन है इफ़ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर आल्सो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। जैसे ये देखो एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का आर्डर 2x2 है, कहने मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसमें ये 1 और 5 इसे डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे। तो 1, 5 ऑलरेडी इस मैट्रिक्स के भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये जो मैट्रिक्स है इसको आप कहेंगे प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, यानी कि ये प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का। और ये जो मैट्रिक्स है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका डायगोनल एलिमेंट कौन कौन है, एक 2 है और एक 6 है। 2, 6, इसका जो डायगोनल एलिमेंट 2, 6 है, जबकि यह डायगोनल एलिमेंट इसका नहीं है, इसका तो 1, 5, 3 है। ठीक है, इसलिए ये जो मैट्रिक्स है इसे आप
प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब जो मैट्रिक्स आपके पास है, प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डायगोनल एलिमेंट इसके पहले वाले मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट के हों, यानी कि इसके डायगोनल एलिमेंट और इसके डायगोनल एलिमेंट सेम हों, तभी कहेंगे। जिसका इसका 1 5 है तो इसका भी 1 5 यहाँ भी है, तब कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट डिफिनीशन पाते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, अभी हम कहें और आप चलो एक बात और इसमें और बात कर लेते हैं। अगर कहें हम कोई क्या दूसरा सब मैट्रिक्स बना सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ बना सकते हैं। जैसे अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसका डायगोनल एलिमेंट क्या है? 5 3, तो यहाँ 5 3 है, तो ये भी आपका क्या है? प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर यहीं पर आप इसको ना सेलेक्ट करके अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये नहीं है। क्यों? यहाँ डायगोनल एलिमेंट 4 8 हो जाएगा, जबकि यहाँ नहीं है, तो इसलिए ये आपका प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स नहीं होगा। ओके, आपका ये बन सकता है। फिर सुनो, यहाँ पर आपका ये बन सकता है जो कि यहाँ पर बनाया है, और एक आपका ये बन सकता है। ठीक है, ये 2 बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स डिफिनीशन आपको याद होगा कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या हों? 0 हों। जैसे देखो यहाँ ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन हैं? 0, ये सब ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं। और जितने ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब के सब 0 हैं, तो समझ लेना ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यानी जो यहाँ डायगोनल एलिमेंट 3 5 9 है, ये 0 भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ओके, और इस डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। ये भी लिखने का एक तरीका है। ठीक है, इस मैट्रिक्स को। ओके, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, उसको आपको याद रखना है। जैसे देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स की, एक डायगोनल आपका है डायगोनल XYZ। अगर इसको हमको बनाना हो तो हम ऐसे बनाएंगे, XYZ है ना, तो यहाँ X लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, Y लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 0 0 यहाँ Z लिखेंगे। तो ये जो बात यहाँ लिखी गई वही बात यहाँ है। अब फिर हमको लिखना है डायगोनल ऑफ PQR, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे P0 0 0 Q 0 0 0 R, PQR है ना, PQR। अब आपको उन दोनों को क्या करना है? इनके बीच में क्या है? प्लस है। तो प्लस कैसे करते हैं आपको पता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर लेते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ देखो, यहाँ x है, यहाँ p है, तो x प्लस p लिखा जाएगा। देखो x प्लस p। फिर y प्लस q लिखा जाएगा, तो y प्लस q। फिर z प्लस r लिखा जाएगा, z प्लस r। तो यानी कि एलिमेंट आपको ऐसे क्या कर लेना है? ऐड कर लेना है। अगर मल्टीप्लाई है तो आपस में इन्हें मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे एक्स पी का मल्टीप्लाई कर लेना है, वाई और क्यू का मल्टीप्लाई कर लेना है, जेड आर का मल्टीप्लाई कर लेना है। ये मल्टीप्लाई करना होगा तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, सम करना होगा तो सम कर लेंगे। ठीक है, अगर इन्वर्स फाइंड करना है तो क्या करेंगे आप? x का 1/x लिख लेंगे, y का 1/y लिख लेंगे, z का 1/z लिख लेंगे। इस तरीके से इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। अगर आपको ट्रांसपोज करना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑलरेडी जैसे XYZ लिखा है यहाँ भी लिख लेंगे। ठीक है, अगर पावर n रखना है तो इसका भी x का पावर n हो जाएगा, y का पावर n हो जाएगा, z का पावर n हो जाएगा। ओके, ये सब पॉइंट हैं, आप पॉइंट के रूप में याद रखेंगे। ये जैसे ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ हो गया। ठीक है, ये फिफ्थ पॉइंट हो गया। अब सिक्स्थ पॉइंट क्या है? आइगन वैल्यूज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स XYZ = XYZ। ठीक है, सेवन्थ पॉइंट क्या है? अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स का
डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो आप क्या करें, एक्स वाई जेड लिख लें। ठीक है, अगर डायगोनल मैट्रिक्स का डायगोनल एक्स वाई जेड का डिटर्मिनेंट निकालना है तो इनके जो एलिमेंट हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अगर जैसे ये है, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो ये जो बॉक्स है तो बॉक्स हटकर ये बन जाएगा और इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा एक्स वाई जेड। ठीक, आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसे आंसर आता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसे आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या डिफिनीशन है उसको सुनो। ए स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स विथ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स बीइंग इक्वल। अब यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, तो समझ लेना कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको पता है कि जब डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएं, 1 1 1 हो जाएं, ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 हों उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ये इसे I3 से डिनोट करते हैं, इसे I2 से करते हैं क्योंकि ये आर्डर 3 का है, ये आर्डर 2 का है। ओके, अब इसके प्रॉपर्टीज़ भी याद कर रखेंगे। जैसे यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ है, ठीक वैसे यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ है। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखो, I इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन, सो इट इज़ कॉल्ड, अच्छा ये 1 है, 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन, सो I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। अब जैसे देखो सेकंड पॉइंट बी, A इंटू आई इजक्वल टू आई इंटू ए इजक्वल टू ए। ठीक है, थर्ड सी पॉइंट, आई का पावर n करेंगे तो भी आई ही आएगा। जैसे आई स्क्वायर पूछा जाए तो क्या आंसर आएगा, तो आप बताएं कि आई क्यूब क्या आएगा, वो भी आई। ठीक है, आई का इन्वर्स करने पर भी आई आएगा। आई का मॉड लेने पर, मॉड मतलब डिटर्मिनेंट लेने पर 1 आएगा आंसर। ठीक, ये याद रखना है। नेक्स्ट डिफिनीशन, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स दी m/n मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर ऑल 0। ऐसा ही m/n का मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स क्या हों, 0 हों, कॉल्ड नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को डिनोट आप इस तरीके से करते हैं, नल मैट्रिक्स नीड नॉट बी टू स्क्वायर। ज़रूरी नहीं हो कोई स्क्वायर हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर देखो ये 3/3 का है, ये 2/2 का है, ये आपका 2/1 का है, 2 रो 1 कॉलम है। ठीक है, अब इसकी भी प्रॉपर्टी सुन लो। प्रॉपर्टी याद रखना है, ए प्लस नल मैट्रिक्स इजक्वल टू नल मैट्रिक्स प्लस ए इजक्वल टू ए। अब इसे आप कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ए प्लस ए माइनस ए इजक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक, नेक्स्ट डिफिनीशन, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर बात करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में जब ये देखो आपका है डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। और इस पर जो एलिमेंट हैं उसे डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे यदि एलिमेंट्स 0 हों, जैसे यहाँ पर देखो डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे ये सब एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं, तो ऐसे इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका नाम पड़ता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, ठीक ऐसे ही ये देखो, ये आपका है डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। अब प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर क्या है, ये 0 हैं, तो ऊपर 0 है, नीचे 0 हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर ऊपर सभी एलिमेंट 0 हैं तो इसका नाम पड़ेगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है तो समझ लेना वो डायगोनल मैट्रिक्स है। ओके, अब आपको जो डिफिनीशन, इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस हैं आपको ये याद रखना है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये क्या होता है, यदि ए स्क्वायर इजक्वल टू ए हो जाए, ठीक है, ए स्क्वायर इजक्वल टू ए हो जाए तो समझ लेना ए को आप कहेंगे इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट, ठीक है, मैट्रिक्स। इफ़ एंड ओनली इफ़
अगर आइडोपोटेंट मैट्रिक्स है तो निश्चित रूप से ए स्क्वायर इक्वल टू ए है। अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ए है तो निश्चित रूप से आइडोपोटेंट मैट्रिक्स है। जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तब यही आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तब भी यही आएगा, और इसको आपस में इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से यही आएगा। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? आइडोपोटेंट मैट्रिक्स के हैं। कभी कभी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और उसमें पूछेगा कौन सा मैट्रिक्स जो है वह आइडोपोटेंट मैट्रिक्स है। तो आपको उसका स्क्वायर करके देखना होगा, क्या अगर स्क्वायर करने पर वही मैट्रिक्स आता है जो है तो समझ लेना कि आइडोपोटेंट मैट्रिक्स है। ओके, नेक्स्ट डिफिनीशन है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। ये क्या कहता है? अगर यदि ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करने पर आई आ जाए, ये कोई मैट्रिक्स ए है उसका स्क्वायर करें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो समझ लेना वह मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। जैसे ये मैट्रिक्स देखो, इसको आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो फिर से जो आएगा वो आई आएगा, यानी कि यही आएगा, इसलिए इसे इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स भी कहेंगे और साथ में आइडोपोटेंट मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब इसको इसमें जब इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आई आ जाएगा। ये सपोज कर लो ये आई ए है, अब ए स्क्वायर करोगे तो निश्चित रूप से आई मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इस मैट्रिक्स को आप कहेंगे इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। ओके, अब उसके बाद आते हैं हम लोग नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स क्या कहता है ज़रा सुनो। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी नीलपोटेंट ऑफ क्लास एक्स और इंडेक्स एक्स इफ़ एंड ओनली इफ़। ध्यान देना, इफ़ एंड ओनली इफ़ नीलपोटेंट है तो निश्चित रूप से ए पावर एक्स करने पर नल मैट्रिक्स आएगा, जबकि एंड ए पावर एक्स माइनस 1 करने पर नल मैट्रिक्स नहीं आएगा। ठीक है, जैसे देखो ये आपका मैट्रिक्स ए है, अगर आप ए स्क्वायर करेंगे, ठीक, यहाँ पर ए जो है वो नल मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। अब ए स्क्वायर करेंगे तो नल मैट्रिक्स नहीं मिलेगा, बट ए क्यूब करेंगे तो नल मैट्रिक्स मिल जाएगा। इसका मतलब है कि यह नीलपोटेंट मैट्रिक्स है और जिसका इंडेक्स कितना है 3 है। यहाँ पर कितना है, इसके पोजीशन 3 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये डिफिनीशंस हैं, ये डिफिनीशंस आपको याद रखने पड़ेंगे। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस आपस में इक्वल कब होते हैं? कंडीशन है कि इनकी साइज़ सेम होनी चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, जैसे यहाँ पर है। ठीक है, तो 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं तो निश्चित रूप से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यह एलिमेंट इसके इक्वल होगा। ठीक है, और ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा। सॉल्व कर लेंगे, एस वाई की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही p प्लस क्यू इक्वल टू 5, p माइनस क्यू इक्वल टू 1, इसको सॉल्व कर लेंगे, p एंड q आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, इसको ऐड करना है। ऐड इसके प्रॉपर्टीज हैं, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस कैसे डिफाइंड होता है, जैसे देखो इफ़ a एंड b आर 2 m/n मैट्रिसेस, सेम ऑर्डर के होने चाहिए, देन वी डिफाइन a माइनस बी इक्वल टू a प्लस माइनस बी। ओके, याद रखने की बात है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस इज नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। ओके, जबकि एडिशन के लिए क्या है, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, बट यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि जैसे ये आपका मैट्रिक्स ए है, इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जैसे मान लो 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3a एक नया मैट्रिक्स आएगा और ऑर्डर वही होगा जो a का है। जैसे यहाँ a का ऑर्डर देखो 3/3 का है, 3/3 का है, तो इसका भी ऑर्डर वही रहेगा, 3/3 ही रहेगा, बट अब इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। ओके, यहाँ पर इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, वही प्रॉपर्टी जो आपके क्लास 12 में अपने बुक में पढ़ा था, वही प्रॉपर्टी, वही सब कुछ है, बस आपको थोड़ा सा एक बार से रिवाइज करा दी जा रहा है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस आपस में कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, वो कंडीशन है, आपको याद है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। ओके, आप देखो यहाँ पर ए का कॉलम क्या है, n है,
अब बी का रो क्या है, n है, दोनों आपस में इक्वल हैं तभी जाकर इनका मल्टीप्लाई डिफाइंड है। ठीक है, अब जो मैट्रिक्स बनेगी उसे नाम देते हैं मैट्रिक्स सी, और उसका आर्डर क्या होता है, ए का रो और बी का कॉलम, यानी m/p। इस तरीके से ए बी को हम लोग लिखते हैं सी। ओके, अब इसकी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। प्रॉपर्टीज सबके इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, और याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, अब जैसे देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव, इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है कि आप ए बी को बी ए नहीं ले सकते हो, क्यों? क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। इन फैक्ट इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ ए बी एग्जिस्ट देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट प्रोडक्ट ऑफ बी ए इज भी आल्सो एग्जिस्ट। यानी ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि बी ए भी एग्जिस्ट करे। एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हो, जैसे ए का आर्डर 3/2 है, अब बी का आर्डर 2/4 है, तो यहाँ पर कॉलम 2 है, यहाँ पर रो 2 है, तो इसलिए इनके सेम है, तो ए बी का प्रोडक्ट डिफाइंड है। एक नया मैट्रिक्स बनेगा सी जिसका आर्डर 3/4 बनेगा। ठीक है, बट ज़रा देखो बी ए करके देखो, तो बी ए करके देखोगे यहाँ 4 है और यहाँ क्या है, यहाँ 3 है, क्या दोनों आपस में इक्वल हैं? तो आप कहेंगे इक्वल नहीं है, इसका मतलब बी ए डज नॉट एग्जिस्ट से। ओके, अब आप निश्चित रूप से एक बात कह सकते हो कि यह मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव। ओके, सेकंड पॉइंट पर आ जाओ। सेकंड पॉइंट में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इफ कन्फर्मेबिलिटी इज एश्योर्ड। ओके, जैसे ए बी सी है इक्वल टू ए बी सी है, ये हो सकता है जब इसके ऑर्डर कुछ इस तरीके से हों, जैसे m/n, n/p, p/q, तो निश्चित रूप से एसोसिएटिव को फॉलो करता है। ओके, थर्ड पॉइंट ये है, सुनो उसको, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। यानी कि ए टाइम्स बी प्लस सी है, इसको हम ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ए बी को हम बी ए नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट, द इक्वेशन ऑफ ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स डज नॉट नेसेसरी इम्प्लाई दैट एट लीस्ट वन ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी मस्ट बी ए जीरो। अब देखो, अगर प्रोडक्ट ए बी नल मैट्रिक्स हो रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि ए जीरो मैट्रिक्स हो, बी जीरो मैट्रिक्स हो, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, बट ये खुद जीरो नहीं है, ये खुद जीरो नहीं है, बट इनका प्रोडक्ट जीरो है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, इन द केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इफ ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स देन इट इज़ नॉट नेसेसरी इम्प्लाई दैट बी ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अभी मैंने बात किया अगर ए बी नल मैट्रिक्स है तो ज़रूरी नहीं है कि बी ए भी नल मैट्रिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। सिक्स्थ पॉइंट, बोथ लेफ्ट राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, ए बी इक्वल टू ए सी है, तो ए को आप कैंसिल तभी कर सकते हो जब ए नॉन सिंगुलर होगा, अदरवाइज नहीं कैसे कर सकते हो। अब बी ए इक्वल टू सी ए है, यहाँ भी राइट में है, यहाँ भी राइट में है, एक कैंसिल हो सकता है तभी जब ए नॉन सिंगुलर हो। ओके।